हम लोग आज ध्यान दो सामने। तो लवण परिवार का एक और सदस्य ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, इसे जानेंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि, गुण और उपयोग, इसको जानना है। तो हम लोग जान रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं रासायनिक नाम में क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र यानी अणुसूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसी को चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, इसी को चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। अब इसे तैयार कैसे किया जाता है, तो प्रयोगशाला में ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री टेम्परेचर, केल्विन में उसे 313 कह सकते हैं, पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण की प्राप्ति हो जाती है। इसकी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ हमने अब रिएक्शन भी लिखा है। ये हुआ हमारा बुझा हुआ चूना CaOH2, और इसमें कौन सी गैस प्रवाहित की है, क्लोरीन गैस। कंडीशन कितना टेम्परेचर पर, 40 डिग्री टेम्परेचर पर। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ, साथ ही साथ जल इसके साथ प्राप्त होता है। अब इसका विशेषता क्या है, गुण क्या है, तो यह सफ़ेद रंग का होता है, उसमें हल्का पीलापन रहता है, ऐसा नहीं पीला दिखता है, यह सफ़ेद रंग का होता है, हल्का पीलापन होता है। और इसे जब खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें क्लोरीन जैसी जो गंध होती है, चूँकि क्लोरीन गैस के प्रवाहित करने से ही बना है, जब इसको वायु में छोड़ दिया जाता है तो इसका क्लोरीन गैस वाली गंध बाहर निकल जाती है। इसे खुला छोड़ देने पर क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, क्लोरीन जैसी इसमें गंध होती है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके Cl2 गैस बनाता है। उसके बाद इसकी उपयोग हमने फिर से लिखा है कि उपयोग इसका कीटाणुनाशक के रूप में, जो क्लोरीन के उपयोग में पढ़े थे, क्लोरीन का उपयोग भी क्या चीज़ में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में। तो क्लोरीन गैस था, जबकि यह विरंजक चूर्ण एक डस्ट है, पाउडर है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है। लॉन्ड्री में इसका विरंजन के लिए किया जाता है। लॉन्ड्री बुझते हो, कपड़े की धुलाई, जिसमें कि कपड़े का दाग हटाने के क्रम में कपड़े का रंग भी हट जाता है। ऐसी स्थिति में कपड़े का दाग हटाने के बाद रंग को चढ़ाने में भी कहा जाता है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में कपड़े की सफाई करने में मुख्य रूप से विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज उद्योग और कपड़ा उद्योग में किया जाता है, जो क्लोरीन गैस में भी हम पढ़े थे। और रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, यानी जब भी किसी प्रकार के केमिकल का निर्माण किया जाता है तो इसके अपघटन के रूप में, अपघटक के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का अपघटित करने में। उपचायक का मतलब अपघटन करना, अपघटन करना, अपघटन क्रिया ही नहीं जानते हैं। इस प्रकार विरंजक चूर्ण के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है। बारे में जानेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा या कुकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसके अणुसूत्र, बनाने की विधि एवं उपयोग। तो रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, या इसी का और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसे ही हम लोग मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या पाक सोडा कहते हैं। इसके निर्माण की या बनाने की विधि क्या है, तो कच्चे पदार्थ NH3, H2O और CO2 में NaCl मिला देने से क्या तैयार हो जाता है, बेकिंग सोडा। लिखे हैं कच्चे पदार्थ NH3, H2O और CO2 में सोडियम क्लोराइड NaCl को मिला देने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो NH3, H2O और CO2 में NaCl ऐड कर दिया तो प्राप्त हो गया हमारा बेकिंग सोडा। साथ ही साथ अमोनिया क्लोराइड भी इसमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसका उपयोग डबल रोटी, जिसको ब्रेड बोलते हैं, केक, पुआ, पकवान इत्यादि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ फूलने वाला होता है या मुलायम करना होता है, उसमें कर देते हैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल। इसका उपयोग शरीर की अम्लीयता को दूर करने में, हमने पिछले दिन पढ़ाया था कि शरीर का pH परास 7.0 से 7.8 के बीच होता है,
लेकिन किसी कारणवश जब हमारे शरीर में का पीएच मान 7 से नीचे आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सोडा का लेना हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है। तो ऐसी स्थिति में अब कहा जाता है शरीर की अम्लीयता को दूर करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस उत्पन्न करने में। तो अग्निशामक यंत्र केवल पानी ही नहीं रखता आग को बुझाने के लिए, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए वह CO2 गैस भी उत्पादित करता है, एक प्रकार का फैन बनाता है। तो उसके पास मौजूद रहता है बेकिंग सोडा। जैसे ही बेकिंग सोडा उसमें डाला जाता है, घोल तैयार किया जाता है, तो उसमें फैन बन जाता है CO2 गैस का, और जिस किसी जगह पर जाकर उसका प्रसार किया जाता है तो आग पर काबू पाने में आसानी होती है। तो अग्निशामक यंत्र में भी प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा से क्या तैयार कर लिया जाता है? CO2 गैस, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें CO2 गैस का मिश्रण है, जल का भी है। इसका उपयोग शराब, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी प्रकार के ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट वाटर, इसमें प्रयोग किया जाता है सोडा का उपयोग। इसका प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है, यानी किसी चीज़ की अभिक्रिया कराने में, अभिक्रिया को तीव्र गति से कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सदस्य धोवन सोडा, जिसे धोबिया सोडा कहते हैं, उसके रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि और उपयोग के बारे में जानेंगे। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है। इसे तैयार कैसे किया जाता है? कहा जाता है, हम लोग अभी जो पढ़े हैं खाने वाला सोडा पढ़े थे ना, बेकिंग सोडा, सबसे पहले उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। हमने यहाँ पहला रिएक्शन लिखा है ना, ये पहला रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया, और गर्म करने पर हमारा यहाँ सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, उसके साथ जल और CO2 गैस प्राप्त हुआ। तो हमने जो पहली पंक्ति लिखा, बेकिंग सोडा को गर्म करके सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया, रिएक्शन दिख रहा है। उसके बाद प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करके बेकिंग सोडा या धोवन सोडा प्राप्त किया जाता है। तो प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को फिर से हम जल से कराए रिएक्शन, 10 जल के कितने अणु से? 10 अणु से, जल के 10 अणु से अभिक्रिया कराया, तो हमारा धोवन सोडा या धोने वाला सोडा प्राप्त हुआ। अब इस सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आज वर्तमान समय में इसका प्रयोग हम लोग साफ सफाई के हर क्षेत्र में करते हैं। चाहे घर में सर्फ का इस्तेमाल करते हैं ना, वह भी एक प्रकार का धोवन सोडा है। इसका उपयोग कांच उद्योग, साबुन उद्योग, कागज उद्योग में भी किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ है, हम लोग जानते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, अनेकों प्रकार के पदार्थ, रसायन मिले हुए हैं, उनको शुद्धिकरण करने में बेकिंग ये धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में, मतलब अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए भी अभिकर्मक के रूप में किया जाता है धोवन सोडा का उपयोग। इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में, यानी मृदु जल, बुझते हो, मीठे जल की प्राप्ति करने में भी धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से यह प्रश्न में 3 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। लवण परिवार के सदस्य के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे संक्षेप में POP कहा जाता है। इसके रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि एवं उपयोग के बारे में जानेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र CaSO4 आधा जल के अणु, यानी 1/2 H2O। अर्ध का मतलब होता है आधा, तो दिया हुआ है अर्ध जल अणु है होता है। इसे अर्ध जलायोजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। तो मैंने बताया ही, अर्ध आधा जल के आधे अणु का संयोज है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ध जलायोजित कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। अब इसे तैयार कैसे किया जाता है? तो इसे तैयार करने के लिए
जिप्सम नामक कच्चे माल को, जिप्सम जो होता है CaSO4, जिप्सम को जो है इस्पात के बर्तन में, इस्पात एक मिश्र धातु है जो लोहे और कार्बन के मिश्रण से बना होता है, इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम लोग केल्विन में कितना बोलेंगे, 373 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है तो जल का 1.5 अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखे भी एक रिएक्शन दिए हैं कि CaSO4 2H2O, यही है हमारा जिप्सम। CaSO4 2H2O, तो जल के 2 अणु है जिप्सम में, जिप्सम में जल के 2 अणु है। जब इसको गर्म किया गया 100 डिग्री सेल्सियस पर तो 1.5 अणु त्याग कर दिया गया। ये 3/2 को हम लोग 1.5 भी बोलते हैं। पूर्णांक में इसको अगर चेंज करेंगे ना तो 1.1/2 H2O होगा। तो हमारा जिप्सम के जल के 2 अणु में से 1.5 अणु को त्याग दिया और आधे अणु को साथ में रखा। यही आधा अणु जो साथ में है किसका निर्माण करता है, POP का निर्माण करता है। इसकी विशेषताएं है कि यह सफेद रंग का एक पाउडर के समान होता है, चूर्ण के समान। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके ठोस बन जाता है। इसे दैनिक जीवन में बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिसका हाथ पैर टूट गया होगा तो प्लास्टर करवाए होंगे डॉक्टर के पास जाकर, वही जिप्सम है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में किया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि जब हम किसी कारणवश गिरते हैं या टूट जाता है हाथ पांव तो डॉक्टर जो देखते हो सफ़ेद रंग का पहले कच्ची पट्टी कर लेता है, गर्म पट्टी, और उसके बाद एक लेप तैयार करता है। वह लेप POP का ही है। तैयार करके जगह पर हड्डी लाकर तो पहले कच्ची प्लास्टर करने में ही जगह पर ला देता है और फिर उसके ऊपर लेप चढ़ा देता है, और कुछ ही देर छोड़ा जाता है कि वह लेप ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिसके बाद उसको हम इधर उधर हिला नहीं सकते हैं। और जब ऐसा कहकर डॉक्टर कुछ दिन कहता है स्थिर रह के काम करने के लिए या स्थिर रहने के लिए, तो हड्डी अपने आप जगह पे आ जाती है। तो याद रखना है, इसका उपयोग चिकित्सा में, इलाज में टूटी हड्डियों को सही जगह पर लाने में किया जाता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल खिड़कियों, दरवाज़ों, दीवारों इत्यादि को, छिद्रों को बंद करने में। जैसे आज देखते होंगे लोग मकान में लगाते हैं ना लकड़ी का खिड़की, उसमें बहुत सारे जो है जीवाणु लकड़ी को ख़राब कर देता है, या फिर बढ़ई काटी का इस्तेमाल करता है तो उस समय छेद या गड्ढा रह जाता है। तो ऐसे स्थिति को चिकना करने के लिए POP लाकर उसका घोल तैयार करके उसमें चिपका दिया जाता है, ऊपर से पेंट कर दिया जाता है तो पूरा प्लेन दिखने लगता है। तो खिड़कियों, दरवाज़ों, दीवार को भी चिकना करने में किसका उपयोग किया जाता है, POP का। इसका उपयोग सजावट के सामान, खिलौने एवं मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। अब घरों के भी सजावट में इसमें किया जाता है। साथ ही साथ देखते होंगे बहुत सारे घर के मकान में सीलिंग में डिजाइन बनाया जाता है ना, फूल बनाया जाता है, तो वह किसका होता है, POP का ही होता है। मूर्तियां भी बनती है। सरस्वती पूजा में देखते होंगे एक कलाकार मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, और एक कलाकार जो होता है कुछ घास फूस देकर POP का ही बना देता है, जो बिल्कुल ठोस रहता है, मिट्टी से भी ज़्यादा ठोस। तो मूर्तियां के बनाने में भी, खिलौनों को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। यानी किसी भी पदार्थ को जैसे जलने की संभावना ज़्यादा है तो अग्निरोधक पदार्थ, जैसे हम लोग हीटर सुने हो ना नाम, हीटर में नीचे चीनी मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है, और चीनी मिट्टी के अलावे POP का भी प्रयोग करके उसमें क्या कर दिया जाता है, आधार बना दिया जाता है, ठोस आधार मजबूती के लिए। इसका उपयोग पैकिंग के रूप में भी किया जाता है। तो बहुत सारे जो कीमती सामान होते हैं, कीमती सामान को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के बहुत सारे उपकरण जो ऑपरेशन के काम में आते हैं, उसका पैकिंग साधारण प्लास्टिक से नहीं, उसको जो है या तो सिल्वर प्लास्टिक से किया जाता है या फिर POP से बढ़िया तरीके से बंद कर दिया जाता है, ताकि उसमें वायु का संपर्क नहीं आए। अगर वायु के संपर्क में आएगा तो बैक्टीरिया से वह जो है
लेस बैक्टीरिया से के संपर्क में आ जाएगा और उस इस्तेमाल करने पर, उस उपकरण का इस्तेमाल ऑपरेशन में डॉक्टर के द्वारा किया जाने पर रोगी को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से उस उपकरण को बढ़िया से बंद करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पीओपी का उपयोग किया जाता है। हम लोग आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है इसे जानेंगे। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे आमाशय का पीएच मान 1.4 होता है, और यह 1.4 आमाशय का नहीं, आमाशय में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और ये अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम से विघटित करके अच्छी तरह से पाचन करने में मदद करता है। यदि आमाशय में HCl अम्ल की मात्रा में गड़बड़ी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारे पेट में अनपच रोग हो जाता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, अनपच रोग हो जाता है। साथ ही साथ अनपच की स्थिति में बहुत सारा परेशानी होता है, पेट में दर्द का एहसास होता है, जलन का एहसास होता है। इसे दूर करने के लिए एंटासिड नामक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्षारीय होता है। इसका उपयोग करते ही हमारे पेट की फिर से स्थिति ठीक आ जाती है, यानी अम्लीय हो जाती है और फिर से भोजन का पाचन ठीक होने लगता है। प्रकृति जानते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करता है, यानी अगर अम्ल का पाउडर या सूखा रहे अम्ल का डस्ट तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन उसे अगर जल में घोल दिया जाए तो उससे विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ऐसा कारण क्या है? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करता है, ऐसा क्यों है? तो हम लोग यह पढ़ चुके हैं पहले से कि अम्ल जलीय विलयन के साथ घुलकर आयन का निर्माण करता है, आयन का निर्माण करता है, चाहे वह आयन घन आयन हो या ऋण आयन हो, और आयन के कारण ही उसमें विद्युत का चालन होना आरंभ हो जाता है। जब तक आयन का उत्पत्ति नहीं होगा तब तक विद्युत का चालन संभव नहीं है। इसलिए आयन की उत्पत्ति के लिए अम्ल को किसमें भी घोलना पड़ता है? जल में। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ दिखाए भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल के साथ दिया जाता है तो हाइड्रोजन पर घन आयन, उसके बाद क्लोरीन पर ऋण आयन होता है। उसी प्रकार H2SO4 में हाइड्रोजन पर धन आयन और सल्फेट पर ऋण आयन उत्पन्न होता है। फिर प्रश्न यह है कि जल की अनुपस्थिति में, यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे इसका विपरीत सवाल है, जल की उपस्थिति में चालन करेगा, इसका मतलब जल नहीं रहेगा तो वह विद्युत का चालन नहीं करेगा। उसी को विपरीत करके पूछा गया प्रश्न कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। या कभी पूछा जा सकता है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। दोनों का जवाब एक ही देंगे। तो हमारा यह जवाब है, चूंकि अम्ल केवल जल के साथ घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन आयन के कारण ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है, इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है।